लोग हैं वो काफी लोग अपने घर जाना चाहते हैं। सरकार लगातार उनसे कह रही है कि आप यहीं पे रहें। इसी चर्चा को लेकर आज हमारे साथ हैं दद्दू प्रसाद, जो किसी नाम और तारीफ के मोहताज नहीं है। हमेशा बहुजनों की लड़ाई को बहुत अच्छे से लड़ते हैं और कोई भी संगठन, कोई भी चीजें उनकी होती हैं तो वो तुरंत वहां पर जाके अपने विचारों को और जो भी उनसे हो पाता है वो करते हैं। आपका स्वागत है दद्दू प्रसाद जी हमारे चैनल में। आज शुक्रिया, स्वागत। जी। आपका दद्दू, स्वागत है। थैंक यू सर। दद्दू प्रसाद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जब सरकार उनको बोल रही है कि आप लॉकडाउन का पालन करें, आप वहीं रहें, आपको भोजन वगैरह जो भी चीजें मुहैया कराई जाएंगी, आपको सेफ्टी सब चीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, फिर क्यों जाना चाहते हैं मजदूर अपने घर? देखिए सुरेंद्र सिंह जी, कोरोना एक वैश्विक महामारी के रूप में है, जी। पर मार्च के महीने से भारत में इसका पदार्पण हुआ है जी। और बहुत तेजी के साथ इसके केसेज बढ़े हैं। जी सर। तो पर इसके फैलाने से समस्या हमारी जो भारत में मजदूरों की है जी। और जो भारतीय शरणार्थी के रूप में पिछले 70 सालों से, अर्थात 1950 से ही तो गांव से जुल्म और अपमान और बेरोजगारी से पीड़ित होकर के वो लोग बड़े शहरों की ओर पलायन किए रोजगार की तलाश में, जी। समानता पाने के लिए। जी। और ऐसे लोग, दिल्ली इनका बड़ा सेंटर बन गया, जी। मुंबई इनका दूसरा बड़ा सेंटर है जी। और मद्रास, कोलकाता भी इनके सेंटर हैं। जी सर। और तेजी से हो रहे औद्योगिकरण के कारण जी सर। सूरत, अहमदाबाद और बड़ौदा जी। ये और हैदराबाद भी और बंगलौर ये भी मजदूरों के, भारतीय शरणार्थियों के बड़े सेंटर बन गए हैं। वहां जी। पर नदी किनारे, सड़क के किनारे, रेल पटरी के किनारे और ओवरब्रिज के नीचे, ह्यूम पाइप के अंदर 10 फीट की जमीन पर और पॉलीथीन लगा करके उन्होंने जहां भी खाली पड़ी जमीन देखी वहां वहां रुक पर गए। अपना बसेरा बना लिया। जी सर। ऐसे मोटे अनुमान के तौर पर, चूंकि जनगणना सर्वेक्षक के पास भी ऐसे भारतीय शरणार्थियों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जी। तो पर मोटे अनुमान के तौर पर इनके देश भर में भारतीय शरणार्थियों की संख्या जो बड़े काबाल टाउन में 15 करोड़ के लगभग है। जी। और हम ऐसा मानते हैं, मैं दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में 1987 से 90 तक हमने लगातार उनके बीच में काम किया जी। और अभी भी दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में हम लगातार जाते रहते हैं। जी। तो एक मोटे अनुमान के तौर पर लगभग 50% लोगों ने अपने घर, आवास, झुग्गियां अपनी पक्की बना करके वहीं सेटल हो गए हैं, जी। वहीं परमानेंट रोजगार मिल गया। पर जी। लगभग 10 करोड़ लोग अभी ऐसे हैं जो इनके पास घर नहीं है, फुटपाथ का जीवन जीते हैं। और जी। बंबई जैसी जगह पर तो 10 फीट की खोली में शिफ्ट जी। वाइज सोते हैं वो, यानी जी। 10 फीट की खोली है, 3 लोग उसमें रहते हैं। 2 आदमी काम पर गए होते हैं तो एक आदमी सोता है, वो जी। अगला आदमी काम से वापस लौट आता है तो सोने वाला फिर काम पे चला जाता है। जी सर। तो जी सर। ये इतनी बुरी हालत है। दुखद यह है कि मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा किया, पूरे देश ने पालन किया, जी। परंतु जो उन्होंने निर्देश जारी किए ब्यूरोक्रेसी उसका पालन नहीं कर रही है। जी। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी इन मजदूरों के, भारतीय शरणार्थियों के हमदर्द नहीं है, उनके खिलाफ है। क्योंकि जी। लगभग 60%, 70% लोग जी सर। ब्यूरोक्रेसी में इन भारतीय शरणार्थियों से नफरत करने वाले लोग बैठे हुए हैं। जी तो सर। जैसे कि मोदी जी ने कहा कि मैंने, जब 100 के केसेज आ गए कोरोना के, तो हमने बाहर से आने वाले जो विदेश यात्रा से लोग लौटे हैं उनको आइसोलेट करने का हमने जी। अनिवार्य कर दिया। नहीं, जी। ये ऐसा नहीं हो पाया और पालन, क्वारंटीन करने का एयरपोर्ट के अंदर कोई निर्देश जारी नहीं हुआ। बल्कि जी मेरे सर। परिवार का एक बेटा लौट के आया न्यूयॉर्क से 20 जी। मार्च को, और हमने यहाँ लखनऊ के सीएमओ को, जिलाधिकारी को लिख के दिया कि जी। आप इनको टेस्ट कराइए। टेस्ट नहीं किया गया। ये जी। तो सौभाग्य की बात है कि वो कोरोना इन्फेक्टेड नहीं था नहीं और था। आज उसको 20 दिन से ऊपर बीत चुका है, हमारे बीच में सकुशल है।
ये जी इस बात का प्रमाण है कि मोदी जी के निर्देशों का ब्यूरोक्रेसी पालन नहीं कर रही है। जी दूसरा, मैं मजदूरों के बारे में कहना चाहूंगा कि 19 मार्च को मोदी जी ने देश को संबोधित किया और 22 मार्च का जनता कर्फ्यू ऐलान किया गया, पालन किया गया। जी मोदी जी ने फिर 24 मार्च को 8 बजे देश को संबोधित किया। जी इन दोनों संबोधनों में इस 10 करोड़ आबादी का कोई जिक्र नहीं जो कि भारतीय शरणार्थी के रूप में शहरों में, बड़े शहरों में बसे जी हुए, फंसे हुए हैं और लिहाजा उनका भरोसा नहीं जीता जा सका। जी तो 3 चीजें उनके मस्तिष्क में उभर के सामने आई। जी एक तो उनके सामने रोजगार का संकट, रोजगार शहरों में खत्म हो गया, लॉकडाउन हो गया, सारे कारखाने, फैक्ट्रियां सब बंद हो गई। जिन लोगों के यहाँ दिहाड़ी मजदूर पर काम कर रहे थे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, वो भी काम बंद हो गया और जी उनको बैरक वापस कर दिया कि आप जाइए। और सरकार ने उनसे कोई भरोसे में लिया नहीं। जी फिर जिन गांव को छोड़ करके अपमानित होकर बेरोजगारी की दशा में आए थे, जी वो सर वहीं पर जाने के लिए, इसलिए कि एक तो गांव में, यहाँ शहर में उनके लिए भोजन नहीं है। जी सरकार की ब्यूरोक्रेसी अगर उनसे कांटेक्ट करती, भरोसा लेती, और मोदी जी से मैं कहूंगा कि एक देश राष्ट्र के नाम संबोधन मजदूरों के नाम ही कर दीजिए जी और उनको भरोसे में लीजिए। उनके पास TR-27 ट्रेजरी से संबंधित व्यवस्थाएं हैं, उससे पैसा जिलाधिकारी, प्रत्येक जिलाधिकारी आहरण कर सकता है और जी 1,70,00,000 करोड़ रुपए का जो पैकेज जी मुख्य प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का ऐलान किया गया है, जी तो उसके बारे में वो आश्वस्त नहीं है। तो जी उनके दिमाग में एक भावना ये घर कर गई कि ये कोरोना शहर की बीमारी है जी और गांव में ये बीमारी नहीं है। नहीं तो है, गांव में हम पहुंच जाएंगे तो हम तो सुरक्षित रहेंगे। सुरक्षित हो उनके जाएंगे। माँ बाप, रिश्तेदार उनको वहां से फोन करके बुला भी रहे हैं कि आप आइए, तो वापस जाना चाहते हैं जी और वहीं पर जाना चाहते हैं जहां से वो भाग के आए थे। भाग कर आए थे। हालांकि जी उनको ये भी एहसास हो रहा है कि ये सरकार जब हमें भोजन नहीं दे सकती है जी और अभी उनको कोरोना इन्फेक्टेड नहीं हुए, बीमारी नहीं हुई है, पर जी अगर कभी बीमारी लग गई तो ये सरकार हमें इलाज कैसे देगी? जी क्योंकि 5,000 रुपए का टेस्ट का भी कीमत है और अभी सुप्रीम कोर्ट को सॉलिसिटर जनरल के अनुरोध पर उसने ऑर्डर कर दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि ऑन पेमेंट किया जाएगा और ये रियायत दिया कि गरीबों को नहीं देना पड़ेगा। जी पर ये कैसे प्रमाणित होगा कि गरीब कौन है? गरीब जी तो प्रमाणित ही नहीं कर पाएगा कि मैं गरीब हूं। जी हाँ, अमीर के पास अप्रोच है, अमीर प्रमाणित कर सकता है कि मैं गरीब हूं। जी इसलिए ये मजदूरों के लिए भरोसे में लेने की बात है, भोजन का प्रबंध करने की बात है। फिर भी मजदूर चाहता है कि मैं अपने घर को वापस जाऊं। तो जी जैसे अभी मोदी जी ने हरिद्वार में फंसे हुए थे गुजराती, जी तो 20 मार्च के आसपास उन्होंने लगभग 1,000 बसें गुजरात से भेजी गई और हैदराबाद, वो गुजरात से हरिद्वार और जी हरिद्वार से गुजरात के अहमदाबाद, बड़ौदा और इन शहरों में बड़नगर, इन पे लेके गए हैं वो। जी तो मजदूरों के लिए, क्योंकि अभी भी मजदूर जो धारावी में रह रहा है, मुंबई में है, सूरत में है, अहमदाबाद में है, दिल्ली में है, सोशल डिस्टेंसिंग का मजबूरी में वो पालन नहीं कर पा रहे हैं। जी बहुत ही सघन बस्तियों में वो रह रहे हैं और ये अभी खुशी की बात है कि ये अभी मजदूरों की बस्तियों में संक्रमण तेजी के साथ नहीं हुआ है, पर जी वो बहुत ही भयभीत है कि अगर संक्रमण मजदूरों के बीच में तेजी से हुआ तो फिर मोदी जी देश को संभाल नहीं पाएंगे। तो जी इसलिए मैं पुरजोर तरीके से कहना चाहूंगा, मोदी जी तक आपके माध्यम से जी आवाज पहुंचाना चाहते हैं जी कि स्पेशल ट्रेन चलाई जाए जी और स्पेशल ट्रेन चला करके मजदूरों को, 3 मई बहुत दूर पड़ रहा है जी और 1-2 दिन में ही उनको सोशल डिस्टेंसिंग की फिक्र मत करिए।
अभी मजदूरों के बीच में कोरोना वायरस नहीं पहुंचा है, अमीरों का है ये अभी जी। यदा कदा ही अभी गरीबों के बीच में ऐसे केसेज हैं। तो मैं चाहेंगे कि स्पेशल ट्रेन चलाई जाए। दूसरी मैं कहना चाहता हूं कि ये देश भर में जो भारतीय शरणार्थी हैं, इस समस्या को कोरोना पीरियड में प्रकट हो गई है और बड़ी समस्या है देश के सामने, और पूरे विपक्ष भी कोऑपरेट कर रहा है मोदी जी को। अन्यथा कोई व्यक्ति अगर मजदूरों को बगावत कराना चाहे तो देश के सामने भारी संकट खड़ा हो जाएगा इस समय। अभी जो बांद्रा में 14 अप्रैल की रात को प्रदर्शन हुआ, सूरत में जिस तरीके से सड़कों पर लोग निकल आए, तो पुलिस नहीं संभाल पाएगी फिर इसको, इसलिए उनको दमन नहीं, ज्यादा दिनों तक नहीं रोका जा सकता। दमन हर समस्या का इलाज नहीं है। अति डिसिप्लिन भी, अति अनुशासन भी नहीं है, बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए। टेस्ट को बढ़ाया जाए। टेस्ट का जो प्रति 10 लाख में 220 टेस्ट भारत कर रहा है। 130 करोड़ की आबादी का मुल्क है, और टेस्ट जब नहीं हो रहे तो कैसे पता चले कि अभी कोरोना परफेक्ट तरीके से ये हमें नहीं है। टेस्ट ज्यादा से ज्यादा होंगे तभी हम आश्वस्त हो पाएंगे। तो मैं ये इसके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि भोजन जो अभी तात्कालिक व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था अभी परफेक्ट नहीं है, उनको भोजन देना चाहिए और उनको भरोसे में लिया जाए कि जहां पर मजदूर हैं वो सुरक्षित हैं। भारत सरकार आके कहे, ऐलान करे कि मजदूरों को अगर कोई भी इन्फेक्टेड होता है तो उसका पूरा उपचार, पूरा खर्चा, क्वारंटाइन का खर्चा और इलाज का खर्चा सरकार उठाएगी। क्योंकि मजदूरों के मन में भय है कि जो सरकार हमें अभी भोजन नहीं दे सकती है, वो सरकार हमें उपचार, इलाज, दवा कैसे देगी? वो नहीं देगी। इसलिए, और ये जो 500-500 रुपए का, 1-1000 का, एक तो इनके पास वितरण प्रणाली मजबूत नहीं है और खाते सभी के नहीं हैं। तो इसलिए जो एम्प्लॉयर हैं, जो फैक्ट्री मालिक हैं, कारखाना मालिक हैं, जो कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार हैं, वो सरकार के श्रम विभाग के और उद्योग विभाग के टच में है, कंट्रोल में है, पूरा उनका बही खाता है। उनको सख्ती के साथ डायरेक्शन हो, बिना ये डरे हुए कि उद्योगपति लोग सरकार से नाराज हो जाएंगे, मिल मालिक नाराज हो जाएंगे। ये सरकार मजदूरों के हक में फैसले ले, उनके खाने का प्रबंध करे, माकूल प्रबंध करे और स्पेशल ट्रेन चला करके उनको वापस भेजा जाए। संभव है 10 करोड़ के 10 करोड़ लोग अपने बिहार को, उत्तर प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को और मध्य प्रदेश के इलाके में नहीं जाना चाहेंगे। उसमें संभव है कि 10-20 लाख लोग ही वापस जाना चाहेंगे, बाकी लोग वहां रुके रहना चाहेंगे। तो अभी देश में अभी जो आंकड़े हैं कि 13,500 केसेस भारत में आ चुके हैं और टेस्ट अभी कुल 3,03,000 ही भारत कर पाया है। तो टेस्ट को बढ़ाया जाए। डेथ अभी लगभग 500, 450 डेथ पहुंच गई है भारत में। तो मोदी जी के साथ हैं हम लोग और इसको सपोर्ट करते हैं। पर भारतीय शरणार्थी जो भारत के विभिन्न बड़े शहरों में फंसे हुए हैं, उनकी समस्या की तरफ सहानुभूतिपूर्वक सरकार विचार करे। 1,70,000 करोड़ का जो पैकेज है ये कहीं पर भी अभी मजदूरों को, गरीबों के पास तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्योंकि बीच की जो ब्यूरोक्रेसी है उस पे गरीब विरोधी लोग, मजदूर विरोधी लोग बैठे हुए हैं। ब्यूरोक्रेसी में उच्च वर्गीय शोषक लोगों का कब्जा है। तो इसलिए
इसको ज्यादा सख्ती के साथ, ईमानदारी के साथ, पारदर्शक के साथ वितरण प्रणाली को चुस्त और दुरुस्त किया जाए। मोदी जी जब तक बड़ी कार्रवाइयां नहीं करेंगे तब तक ब्यूरोक्रेसी चुस्त और दुरुस्त होने वाली नहीं है। तो मोदी जी से और उत्तर प्रदेश जो बड़ा सूबा है वहां के मुख्यमंत्री से, यानी योगी आदित्यनाथ से हम कहना चाहेंगे कि वितरण प्रणाली को जो कि चुस्त दुरुस्त करें। धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से आपने बहुत अच्छे से, दद्दू जी आपने बहुत अच्छे से बताया। आप सत्ता में भी रह चुके हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो आजकल लगातार मीडिया हिंदू मुस्लिम की बात दिखा रहा है, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, इसको WHO ने भी निंदा की है और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी भर्त्सना की है जी। ये किसी भी महामारी के समय पर ये इस तरीके से सांप्रदायिक उल्लेख करके नहीं किया जाना चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ अगर ये बात कहते हैं तो हम उनके धार्मिक एजेंडे को, सांप्रदायिक एजेंडे को समझ सकते हैं जी। पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रतिदिन की जब अपडेट देते हैं तब वो पहले कहते हैं कि ये तबलीगी जमात के इतने लोग हैं जी। तो बाकी कौन है जी? बाकी आम आदमी पार्टी के लोग हैं, बाकी RSS के लोग हैं, कौन है? उनका उल्लेख क्यों नहीं करते हो जी? अरविंद केजरीवाल से ऐसी उम्मीद नहीं थी जी कि चुनाव तक उसने अपना सांप्रदायिक चेहरा नहीं दिखाया और चुनाव होते ही और RSS के बड़े तानाशाह अमित शाह के साथ में जाकर के वो मीटिंग करने लगे और पूरा अमित शाह का एजेंडा अरविंद केजरीवाल ने लागू करने का काम किया है। और मोदी जी ने मध्य प्रदेश की सरकार को शहीद किया, इसलिए लॉकडाउन जो 22 मार्च से होना था वो 24 मार्च से लागू हुआ। अब वो महाराष्ट्र की सरकार को शहीद करना चाहते हैं जी। तो कोई राजनीति हम नहीं करना चाहते सुरेंद्र जी इस मौके पर, बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए। और परंतु ये जिस तरीके से मुस्लिम के खिलाफ, अब मुस्लिम देखिए शहरों में काम नहीं है और मैं भी शहर में रह रहा हूं, लखनऊ में हूं इस समय जी। तो हमने देखा कि जो टेम्पो वाला, जो दूसरे काम में लगे हुए कारपेंटर लोग थे, दूसरे काम में थे, वो सारे काम बंद हो गए। तो सब्जी बेचने का काम बड़ी पैमाने पर निकल पड़ा, क्योंकि सब्जी बेचना अलाउ है जी। तो तमाम मुस्लिम टेम्पो वाले सब्जी बेचने के काम में लग गए। अब उनको आइडेंटिफाई किया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, उनको बजरंग दल के गुंडों ने पहचान किया कि तुम तो जावेद खान हो और संजय नाम क्यों बता रहे हो, और ऐलान कर दिया कि मुसलमानों की सब्जी न खरीदी जाए। ये बहुत ही निहायत खतरनाक है। और भारत में इस महामारी के समय पर आप अगर अपना सांप्रदायिक एजेंडा लागू करना चाहते हैं पर्दे के पीछे से, देखिए 22 मार्च को भी बहुत दुखद है कि थाली, ताली, शंख यहीं तक सीमित नहीं रहे, बल्कि झुंड बना करके लोग सड़कों पर निकल आए, मोदी जिंदाबाद, मोदी मोदी चिल्लाने लगे। ठीक है, अब पर सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ रही? उसमें भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता थे, वो झुंड बना के 22 मार्च को निकले। और फिर जो 5 अप्रैल को मोदी जी की अपील पर ये 9/9 का खेल, जो किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट ने मोदी जी को सुझाया कि 5 अप्रैल उसका मूलांक आया 9 और 9:09 पे आप करिए तो पूरा कोरोना भाग जाएगा। और उस पे फिर लोगों ने पटाखे छोड़े। फिर भारतीय जनता पार्टी की गोंडा की एक नेता तो रिवाल्वर से फायर करती हुई पकड़ी गई, केस भी दर्ज हुआ। कोई भी और दूसरे दलों के लोग पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत ही उच्छृंखल हैं और इसलिए ये सांप्रदायिक एजेंडे को लागू नहीं किया जाना चाहिए। हम इस पे निंदा करना चाहते हैं। मुस्लिम हमारे भाई हैं और मुस्लिम कोई विदेशी नहीं है, भारत का मूल निवासी है। इस मौके पर और वो ज्यादातर SC ST OBC से कन्वर्टेड लोग हैं जो
हिंदू समाज व्यवस्था में उच्च शिखर पे है, जी, वो क्यों धर्म परिवर्तन करेगा? जी, वो तो धर्म परिवर्तन नहीं किया उसने। जो जी, हिंदू समाज व्यवस्था में अपमानित थे, बेइज्जत थे, जी, उन्होंने ही धर्म परिवर्तन करके इस्लाम को स्वीकार किया, जी, सिख धर्म को स्वीकार किया है। तो जी, वो लोग हमारे भाई हैं और जी, उनको अपमानित करके उनके खिलाफ जी, नफरत का आज से 1500 बरस पहले ऐसा जी, ही धार्मिक उन्माद का प्रचार और जी, सोशल बाइकाट का प्रचार जी, बौद्धों के खिलाफ किया गया जी, 1500 बरस पहले। जी, तो वो आज अनटचेबल के रूप में दिखाई देते हैं, जी। वो छुआछूत के शिकार हो गए। तो खैर ये बात लंबी हो जाएगी। जी, किसी और चर्चा में हम सुखविंदर लोग जी, आपसे ज़रूर मैं इस बात करना मौके पे चाहेंगे इस कहना पे। चाहूंगा, हाँ वो जी, आगे कभी बात करेंगे हम लोग, पर जी, इस मौके पर मैं पुनः मोदी जी से कहना चाहूंगा कि जी, भारत के शरणार्थी मजदूरों को भरोसे में लीजिए, उनको स्पेशल संबोधन एड्रेस जारी करिए मोदी जी उनके लिए कृपा पूर्वक। जी, आपकी अभी भरोसा है और वो आप कहेंगे तो वो बात मान जाएंगे, वहां रुक जाएंगे। जी, अन्यथा स्पेशल ट्रेन लाइए और उनको बिहार और उनको पूर्वी उत्तर प्रदेश में आने दीजिए। हालांकि वो जानते हैं कि हम गांव में जाएंगे तो गांव के जो लठैत हैं वो उनको गांव में नहीं घुसने देंगे, जी, पर इसके बावजूद भी अपने पिता के पास, बूढ़ी माँ के पास, दादी के पास, रिश्ते नाते के पास जाना जी, चाहते हैं। और बिल्कुल। मैं मजदूर भाइयों से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि किसी के उकसावे में, बहकाव में मत आइए। जहां पर हैं आप वहीं जी, पर इस कोरोना संकट को पार पाना है और अपने अंदर शासक बनने की भूख को जी, बढ़ाते जाना है। मेरे मजदूर भाइयों, आपको भी मौका मिलेगा इनको जी, सबक सिखाने का। जी, उसके लिए आप अपने आप को तैयार करिए, अपने को पुलिस के लिए खतरे में मत डालिए और कानून हाथ पे मत लीजिए। और कहां पर आप जब ट्रेन चली नहीं रही है तो आप बांद्रा स्टेशन में हजारों की संख्या में इकट्ठा हो गए, तो आप जाएंगे कहां? हमारे जी, भाई लाखों की संख्या में पैदल चल दिए, तो कई अनेक लोग सैकड़ों की संख्या में एक्सीडेंट में मर गए, वहीं पर भूख जी, से मर गए वहीं पर। यह बहुत ही दुखद है और मैं मीडिया का जो चेहरा है वो उसकी बहुत निंदा करना चाहिए। मीडिया अब फेयर नहीं रह गया है, पूरी जी, सांप्रदायिक हो गया है। इसलिए हमें छोटे मोटे साधनों से अपना मीडिया, गरीबों का मीडिया तैयार करना होगा। आपके चैनल को, मैं आपके प्रयास को बधाई देना चाहूंगा कि जी, आपका प्रयास आगे बढ़ेगा। बहुत जी, सारे श्रोता आपको सपोर्ट करेंगे, हम लोग सपोर्ट करेंगे आपको, आप आगे बढ़ें। धन्यवाद। जी। आपने बहुत खूबसूरती से बताया दद्दू जी कि सरकार को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और लोगों के लिए भी आपने बोला कि जो जहाँ पर है वहाँ पर रुके। आपने बहुत अच्छे से बताया कि सरकार को विशेष तौर से कुछ ट्रेनें और बसें सैनिटाइज़ करके चलानी चाहिए। इससे 2 चीज़ें बड़ी अच्छे से वेरीफ़ाई हो पाएँगी कि जी अगर कोई कोरोना पेशेंट है तो आप उसको टेस्ट करके बस में बैठाएँ, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले एक नंबर अलॉट करें, जिससे नंबर से कोई भी अगर साथी कहीं जाना चाहता है, सेंटर टू सेंटर चला सकते हैं और सेंटर गवर्नमेंट के आज पूरे देश के अंदर भाजपा की सरकार है और ये काम बहुत आसानी से हो सकता है, क्योंकि आज देश को मोदी जी की अपील सभी लोग मानते हैं, ताली बजाना हो, चाहे थाली बजाना हो, कोई भी काम होता है मोदी जी के इशारे पे 1 मिनट के अंदर पूरे देश के अंदर होता है और आपने बहुत अच्छे से बताया कि उनको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, जो भी आज दलित मजदूर वगैरह हैं, सभी समुदाय के मजदूर हैं उसके अंदर, वो सभी आपकी बात मानेंगे और कुछ ना कुछ ट्रेनें, बसें ज़रूर चलानी चाहिए और उससे टेस्टिंग करके भेजना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। एक नंबर सर्कुलेट करके आप भेज सकते हैं ताकि इस तरीके की मारा-मारी ना हो, अफ़रा-तफ़री ना हो, उससे बचने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, फ़ोन के द्वारा उनके पास ओटीपी नंबर भी जा सकता है, जिससे वो ऑन रोड चल सकता है, कोई भी पुलिस उसको भेज सकती है। लेकिन एक बड़ा सीन बिल्कुल। देखने में सामने आया था सरकार का कि आज एक अखबार में मैंने देखा और वो बड़ा दर्दनीय सीन था। कोई किसी के फ़ादर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और वो सीनियर सिटिज़न थे, कई ज़्यादा गुना उनका वेट था। हिंदुस्तान टाइम्स की अखबार थी, फ्रंट पेज पे अखबार जी जी छपा हुआ था, आप सब लोग ज़रूर देखें उसपे।
कई गुना हाँ ज्यादा उनके फादर का वेट था और वो उसको लेकर जा रहा था। तो सरकार को कहीं ना कहीं एम्बुलेंस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आज सीनियर सिटीजन रूटीनली जो पेशेंट हैं, जो अस्थमा के पेशेंट हैं, दिल के पेशेंट हैं, तो इन पेशेंट्स को कहाँ पे जाना है, क्या करना है, उनकी रूपरेखा भी सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए। सरकार को पूरे देश के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आज पाइपलाइन के अंदर, जैसे आपने बताया, पुलों के नीचे झुग्गियां बना बना के रुके हैं लोग, अपनी आवाज को नहीं उठा पा रहे हैं। अब भोजन की व्यवस्था नहीं है उनके पास। एक कुछ ना कुछ आज जो हिंदू मुस्लिम को छोड़कर आज बहुत सारे सभी सभी धर्म के लोग इसमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। लोगों ने अपना सर्कुलर नंबर सर्कुलेट कर रहे हैं। आप जैसे समाज सेवी लोग खाना बना बना के भेज रहे हैं। जी तो इस जी तरीके के आंदोलन बहुत बिल्कुल अच्छे से काम कर रहे हैं सभी लोग, और सरकार को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। धन्यवाद दद्दू नहीं, जी, आपने आपका। जो जी बातें मुझसे छूट गई, आपने जी उनको रिफाइन कर दिया और जी हाइलाइटेड कर दिया। मैं फिर जी कहना चाहूंगा कि जी मजदूरों को भोजन से बढ़कर भरोसा चाहिए, जी और एलोपैथी के साथ साथ सिंपैथी का इलाज चाहिए। जी एलोपैथी सिंपैथी लेस फेल जी है। जी सिंपैथी लेस एलोपैथी जी फेल है, उसका जी कोई उपयोग नहीं है। जी तो ब्यूरोक्रेसी को ये सिंपैथी के जी साथ है, मजदूरों जी के साथ पेश है। अगर सिंपैथी होती तो जी वो नौजवान अपने बूढ़े पिता को कंधों में लाद कर जी करीब 10 किलोमीटर तक वो गया है, वो जी नहीं जाता। जी धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से। और जी हम मोदी जी को पुनः कहेंगे कि भरोसा जीता जाए। और जी अगर नहीं बन पा रहा है, 3 मई लंबा है और लंबा खींच सकता है ये, तो स्पेशल ट्रेन चलाने का प्रबंध किया जाए। जी। धन्यवाद। और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ध्यान रखें। जो सरकार की जी गाइडलाइंस है उनको बिल्कुल फॉलो करें। डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस को फॉलो करें। आपस में भयभीत ना हो। जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक पे अजीब से तरीके की महामारी को जिस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है, महामारी जरूर है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग से ये बिल्कुल आपके पास नहीं आ पाएगी। क्योंकि ये जो वायरस है, आप अगर किसी से मिलते हैं तभी ये आपको फैलेगा, अदरवाइज ये आपको नहीं, किसी भी कीमत पर आपसे टच में नहीं आएगा। सोशल डिस्टेंसिंग इसका सबसे ज्यादा बड़ा फार्मूला है। धन्यवाद जो आपने इतनी सारी जानकारी जी हमें दी दद्दू जी। बहुत जी सुरेंद्र जी, आपका धन्यवाद कि मुझे अपनी बात कहने का और लोगों तक पहुंचाने का जी मौका दिया। जी और मैं चाहता हूं कि ये सरकार के कानों तक भी बात पहुंचे। थैंक यू धन्यवाद। सर।